कहूंगा जो जिंदगी हम जी रहे हैं। मैं कमिश्नर बना रिजर्वेशन से, और उत्पल जी बने, या हजारों लोग, करोड़ों लोग अब तक बन चुके जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है। और उनकी औलादें, उनके बच्चे पढ़ लिख गए हों। ये हो सकता है कि उनको दोबारा नौकरी न मिली हो, दूसरे को मिला हो, लेकिन करोड़ों का लाभ मिल गया। और कोई तरीका मुझे बताएं कि करोड़ों को लाभ, करोड़ों को जो एडवांटेज है, और किसी जरिए के द्वारा या नारे के द्वारा मिला हो। चाहे वो स्टूडेंट की फीस माफी हो SC/ST की, या उल्टा वजीफा स्कॉलरशिप दिया गया, और हॉस्टल की फैसिलिटीज हुई, नौकरियों के दरवाजे खुले, और लाखों लोग एक बार में नौकरी प्राप्त कर भी सके। और कौन सा ऐसा जरिया या सोर्स है जिसके वजह से हमें फायदा मिला? 90 के पहले कोटा सिस्टम होता करता था, राशन का, मिट्टी के तेल का, चीनी का, उसमें भी मिला। स्टील का जो कोटा दिया जाता उसमें। और 89-90 में 2 साल में जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज आई बहुत कम। सब SC/ST की आई हैं, लाखों लाख का भला एक ही साथ में हुआ। फिर हम आते हैं आदिवासी भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, जिसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जैसे उसमें लोन मिला, कर्ज मिला, सड़कें बनी, और विकास के और तरीके खोजे गए। लेकिन यह हो सकता है कि उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। ये जो हम जिंदगी भुगत रहे हैं, जो जी रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। और IAS बने, IPS बने, SP, दरोगा, SO, प्रोफेसर, टीचर, सब रिजर्वेशन के माध्यम से बने। उसमें से उसकी तुलना में 1% भी लोग कारोबार में सफल नहीं हो पाए। भले जसानी जी एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी कारोबार हमें कहीं नॉर्थ इंडिया में दिखता नहीं। वो तो आजादी के पहले भी कुछ दलित पैसे वाले थे, ठेकेदार थे, लेकिन कोई ज्यादा हमें कहीं दिखा नहीं। और मैं पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, तुरंत ठप्पा लगा देंगे कि तो बहुजन विरोधी है, सत्ता प्राप्त करने में रोड़ा बन रहा है। तो सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई में 2014 में 0 लोकसभा की सीट मिली। समाजवादी पार्टी के दरियादिली से 10 लोकसभा जीत के आए 0 से। आप खुद अपने आप पूछे, ये नीला झंडा रुमाल लेकर के हंगामा खड़ा करना, जहां दलित उत्पीड़न हो वहां पहुंच जाना, ये भड़काऊ भाषण के हम देने वाले बनेंगे,
ये तो विदेशी हैं, आ रहे हैं, इनको अपने मुल्क में भेज देंगे। ये क्या व्यवहारिकता है? हम इनको बाहर भेज सकते हैं, लेकिन हमारे लोग खुश हो जाते हैं इस बात को सुन के। ये भी हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि अरे हम हुक्मरान बनेंगे तो हम देने वाले बनेंगे, और इसी की वजह से सब समाप्त हो गया। 10-20% बचा है। आज अभी मैं फेसबुक पर देख ही रहा था, ट्वीट किया हूं कि संदीप चौधरी News 24 में उसने कहा कि सरकार ने आदेश जारी किया कि कोई नौकरी नहीं होगी, मिलेगी अब। और जुलाई तक जिन लोगों ने अप्लाई भी किया वो कैंसिल। अब ऐसे में जो सत्ता प्राप्त और विदेशी, ये जो आर्य आए हैं विदेशी भगा दे जाएंगे, इसका कोई मतलब है? बजाय कि मूर्ख बनाना, भावुक बातें कहना, और जो व्यवहारिक बातें न हो, जो कतई संभव ना हो, उसके अलावा इसमें क्या है? यही ओएनजीसी में कितने लाख लोग जाते थे। आपके सूरत में बड़ौदा में ओएनजीसी की यूनिट्स हैं, और तमाम अब नौकरियां बंद हो गई। घर से बुला के नौकरी दी जाती थी, 10th और 12th पास हो जाते थे 90 के पहले। SC ST को घर को बुला के किया जाता था। ये तो बहुजन नारे से हुआ है क्या? या ये विदेशी आर्य विदेशी हैं, भेज देंगे, जो कुछ लोग आपके बीच में जाते हैं, पैसा दे करके भाषण तुरते हैं। ऐसी मूर्खों की जमात, ऐसे मूर्खों की जमात कहीं देखी जा सकती है? केवल शब्दों के, जैसे मोदी जी शब्द जाल से पूरे देश को बेवकूफ बना गए, तो यहाँ भी 2-4 मोदी हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं। भाई वर्तमान में जियो। अभी लगभग 1,000 यूनिवर्सिटी पैदा हो गई हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी 43 है। बाकी जो प्राइवेट में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो हाथ से आपके निकल गई। यह एहसास किया कभी? उसमें रिजर्वेशन तो नहीं है। नॉर्थ इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और लवली यूनिवर्सिटी, जहाँ तीर्थंकर यूनिवर्सिटी, जहाँ 2-2 लाख बच्चे हैं, आपकी वहां जगह नहीं है। आपकी गर्दन कट रही है, कट गई में। और जिस दिन शिक्षा और नौकरी से हम वंचित हो गए, तो समझ लो व्यापार भी नहीं कर पाओगे। अभी तो संतुलन बना है। किसी थाने में जाओ तो भले SHO ना हो तो 2-4 कांस्टेबल होगा, तहसीलदार अगर नहीं है तो SDM होगा, पंचायत सचिव होगा। ना एक तरफा ही वो हालत होगी कि आवाज तक नहीं जाएगी कहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो हमें जागृति हुई, जागृति जाति की जागृति हुई है, बलाई, मेघवाल, बेरवा, जाटव, खटीक, वाल्मीकि, मोची, कोली, जाति का चेतना बढ़ी है, जाति चेतना बढ़ी है, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। ये कहा गया कि तुम जाओ अपनी जाति को इकट्ठा करो, तुम अपनी जाति को इकट्ठा करो, तुम अपनी जाति को इकट्ठा करो, तुम अपनी जाति। अब उन जातियों में एक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। जब आप महत्वाकांक्षा पूरा नहीं करने गए तो अमित शाह के दरवाजे पर पहुंच गए, या शरद पवार के दरवाजे पर पहुंच गए।
तो जातियों का जागरण तो किसने किया? हम लोगों ने किया। पहले जाति का जागरण नहीं था तो लोग एक हो जाते थे। तो ये जो बहुजन आंदोलन से इतना नुकसान हुआ, मैं मान लेता हूं कि सरकार में भागीदारी को रोक नहीं पाए, लेकिन जागृति अगर है तो बड़े लेखक पैदा होना चाहिए, फिल्मकार होने चाहिए, ठेकेदार होते, यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेजेस बनाते, थिंकर होते, व्यापारी होते। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, और जो हाथरस में अभी घटना हुई है उसने पोल खोल के रख दिया कि दलित की हालत कितनी बुरी है उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक से अभी मीलों पीछे है, मीलों पीछे है, कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि यही कह दिया अगर चलो बूथ की कमेटी बनाओ, जन्मदिन के लिए पैसा इकट्ठा करो और वोट डालो, हुक्मरान बनना है। एक पूरी पीढ़ी इसमें लगा दिया गया। क्या हुआ अल्टीमेटली? ये हालत है। अभी बीजेपी को 9 सीटें यहां पर राज्यसभा की मिल रही थी, उसने 8 पर ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया, एक बीएसपी को छोड़ दिया था। तो समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब ये फंस गए। और दूसरा उपचुनाव आ गया 7 एमएलए का, और इधर मायावती जी ने कह दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। अब हर जगह से फोन आने लगा, तब फिर जाकर के पैतरा बदला कि नहीं नहीं नहीं, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, 10 तारीख के बाद देखिएगा फिर वही होगा। झूठ बोलने में इतना महान और माहिर न पढ़े लिखे लोगों से मिलना। तो जो वर्तमान में आप तहसील से लेके और ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, ओएनजीसी, आसपास में रेलवे, यहां नजर दौड़ा के तो देखो कि बहुजन की देन है क्या हमारी भागीदारी? बहुजन की वजह से खत्म हो गई भागीदारी। आप देखो SC/ST एक्ट सबसे पहले किसने खत्म किया था जानते? मायावती जी ने। मेरे पास प्रमाण है। 2017 में जब आई तो इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि SC/ST एक्ट केवल बलात्कार, हत्या में लागू होगा, बाकी जितने अपराध हैं, अभी तक 122-23 अपराध है, नहीं लागू होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने रिट डाला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो बुरा किया। ये 26 तारीख को हम लोग इसके खिलाफ उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो नाराजगी। जब इन्होंने पूरा एक्ट को उड़ा दिया था तो पता लगा किसी को? मैं कल कॉपी सर्कुलेट कर दूंगा। तो मैं भी जो कहूं मेरी भी बात मत मानो, पहले देखो तब जानो। मानो तब मानो। सर जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको मान लो। सर जी। हाँ जसानी जी। जानो तब मानो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, हाँ जी, हाँ जी। जो हम ये गलत है तो आप मत मानो। नहीं, तो मान रहे हैं ये सही है, मतलब जानिएगे तब तो मानेंगे। जब हमारे पास जानकारी नहीं है तब हम तभी तो कैसे माने? तभी जानकारी तो ही आपको नहीं है।
हाँ जी। तभी तो आपको लाया जा रहा है। कुलकर्णी जी, आप बागी सब लगे पड़े हैं या- इसी के लिए। हमारा सर जी काफी साथी जुड़ गए हैं अभी। हाँ, आप वन बाय वन उससे बात करिए तो अच्छा रहेगा, नहीं नहीं, क्योंकि 1 by 1 बात करने की बात नहीं है जसानी जी। सॉरी सॉरी, नहीं मतलब जिसके पास में कोई सवाल है वो पूछ ले, हाँ हाँ हमसे हाँ, पूछ वही ले, वही। हमसे पूछ ले। हाँ, जिसके पास सवाल है वो पूछिए, आप सर जी से पूछ कंफ्यूजन हो, सकते हो। अब इतना देर क्यों बैठाएंगे यहाँ पर? जिसके पास कोई सवाल है, या सबके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम्म, अब एक किसी गांव में अत्याचार है, वहां भी पहुंच जाऊं। हम्म, ठेकेदार के साथ में अन्याय है, वहां भी पहुंच जाऊं। किसी की पिटाई है, वहां भी पहुंच जाऊं। हम अपना हम्म, मुद्दा लेकर, जो हमारे प्रोग्रेस का सोर्स है, हम उसी मुद्दे पर हैं। आप अपना संगठन वहां मजबूत करें, वो लड़ाई लड़े, हम साथ देंगे। लेकिन हम भावुकता वाली और मूर्ख बनाने वाली बात हम नहीं कर सकते। 26 नवंबर को देखिए, मूल सर पकड़ो, जी। पूंजी पकड़ो। पूंजी आपकी गई, आप समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म। सर जी हाँ, इतने कमजोर नहीं है कि हम खत्म होने वाले हैं, हम तो लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या हुआ, क्या हो रहा है? अरे देखो, ऐसा है, हाँ जी सर। आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ है, हमारे पास है। नहीं ये नहीं, जो मैं आप अपनी, मैं आपसे बेहतर पोजीशन में हूं, हम्म, तो मैं वो समाज तो को मैं मानता नजदीकी हूँ। औकात भूल जाऊं? क्या हुआ? सारा हमारी सुप्रीम ताकत तो कोर्ट चला गया, सारा हम्म, हाई कोर्ट चला गया, सारा रिजर्वेशन समाप्त हो गया, हाँ जी। और आज गवर्नमेंट का जॉब जो है वो खत्म हो गया। अभी भी आप कह रहे हैं इतने कमजोर नहीं है। व्यक्तिगत तौर हम्म, से आप मजबूत होंगे, मैं मजबूत हूं। हम्म। समाज को देखो ना भाई, जो आपके नहीं, अगल हमारे एक बगल, साथी जब सर, हमारे एक साथी आपके अगल बगल कॉलोनियों में, दलित कॉलोनियों में बच्चे पढ़ करके बर्बाद हो रहे हैं, सही तो बात है, नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? दिखाई पड़ कमजोर रहा नहीं है, तो क्या? इसीलिए तो नहीं, कमजोर इसीलिए नहीं तो तो क्या हमारी औकात अब क्या रह गई है कोई ऐसा कोई औकात हमारी? क्या औकात है बताइए? हमारे एक साथी जुड़ गए, मुरजी भाई। नहीं, आप क्या औकात है? और जमीन पे रहना चाहिए। मायावती की हिम्मत है कि बोल दे, तुरंत वो तो गिरफ्तारी, वो तो तुरंत अब गिरफ्तारी, और सीबीआई हाँ, लगी हुई है। ये तो मत कहो। आप कोई हुकूमत में हैं क्या वहां बड़ौदा में या गुजरात में? आप कोई नहीं 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 बिलियनर एक दिखाएंगे? आप एक नहीं अखबार का मालिक दिखाएंगे? कितने नहीं है वो तो एडिटर और जर्नलिस्ट है दिखाएंगे कहीं? कितने बिल्डर नहीं। हैं, कंट्रैक्टर हैं, दिखाएंगे कहीं? कितने 5 स्टार होटल वाला है? कोई है 5 स्टार होटल वाला? गुजरात की तो हालत यह है कि कॉलोनी में सर बच्चे अगर बच्चे पता लग बच्चे जाए पटेल की कॉलोनी है, दलित है, या तो उसको भागना पड़ता वहां से। क्या बात कर रहे हैं आप? सर हमारे साथी जुड़े हैं, उसको कम से कम हाय हेलो तो कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यह है, आप, मैं व्यक्तिगत तौर से मजबूत हूं, हाँ तो जी। मैं औकात भूल जाऊं? नहीं नहीं कल भूलनी दो चाहिए। कल दो डंडा मार के मुझे बंद कर दे, कुछ नहीं कोई करने वाला है। हाँ सही बात है, कुछ नहीं करने वाला कोई। सही बात है, इसमें से सही एक आदमी नहीं आएगा। सही बात है। हर जगह हुकूमत पे वो आ गए। यही हमारी कमजोरी है और वो बात जान गए हैं, हमारी कमजोरी मतलब को और वो कमजोरी जान। हमारी है कि भागीदारी खत्म हो गई हमारी, एजुकेशन में, प्रोफेसर में, वाइस चांसलर में, और नौकरियों में। गवर्नमेंट सिस्टम कमजोर हो गया, आउटसोर्सिंग हो गई सारे। जो गवर्नमेंट के जो जॉब हुए, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं, ऐसे बेच बीएसएनएल रहे बेच हैं। रहे हैं, बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, ओएनजीसी भी बिक रही है। हम लोगों ने कुछ उखाड़ लिया इनका, कि हम कहें कि हम इतने कमजोर नहीं हैं? इनका बाल तक नहीं बाका कर सकते हम। ये सच्चाई कहीं ना है। कहीं कहीं ना ये कहीं हमारी बीपीसीएल कमजोरी। बीपीसीएल ये बीपीसीएल जो है, बर्मा की कंपनी थी।
बर्मा सेल। 76 में इसका इंदिरा गांधी ने इसका नेशनलाइजेशन किया। हाँ। मुनाफे वाली है, भेज दिया। सही बात है। ओएनजीसी 4 लाख करोड़ उसके पास था, सारा खा गए। खा गए। हाँ हाँ। तो क्या कर लिया भाई हमने? कुछ नहीं, वो सब लगा लिया, अपना आईटी सेल में लगा लिया, पीएम केयर फंड में लगा लिया। अरे हमारी औकात क्या रह गई? एक समय था कि डरते भी थे क्योंकि वोट बैंक हम थे, आज तो वोट बैंक नहीं है। ईवीएम वोट बैंक हो गई। नहीं ना, वो भी नहीं हुआ। जाति के आधार पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा संगठन बनाया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? नोनिया चौहान का अलग पार्टी, राजभर का अलग है, कुर्मी का अलग है, कुशवाहा का अलग है, सैनी का अलग है। ये कहां से निकले? ये बहुजन आंदोलन से सब निकले थे। और सर द ग्रेट चमार क्या क्या रह गया? सही बात है, सही अपनी बात है। व्यक्तिगत तो बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समाज के ऊपर, समाज की बात है। मुझे तो खाने पीने की कमी नहीं है, सही बात जब है। कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कह दूं कि हे रे मैं देखता हूं कोई क्या कर लेगा। अरे बगल में जितनी कॉलोनियां हैं, गांव हैं उसमें और अनएम्प्लॉयड है, मारे पीछे रोज जा रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं हम लोग? आए दिन बलात्कार करते हैं उत्तर प्रदेश में। जो प्रयोगशाला इन्होंने गुजरात में मुसलमानों के साथ किया था, वो दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। राइट राइट सर जी। तो बात यही रखते हैं। सर जसानी जी, जी, आपका प्रयास अच्छा रहा और हाँ जी। आपका सहयोग चाहिए। और 26 नवंबर की तैयारी एक आध दो बार आप लोग कराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और उत्पल कुलकर्णी जी से आप संपर्क में रहे। और कोई बात हो, अभी मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बात हो तो बता दे। मेरे साथी जो जुड़े हैं, आप साथियों से मेरा निवेदन है, भाई कोई ने बात पूछी हुई तो पूछो। चलिए, कोई बात नहीं है। कई बात जरूरी नहीं होती है कि बात केवल करना है, बात करने के लिए नहीं ठीक है। डिपेंड करता, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता। ओके। ठीक है जसानी जी, साथियों, क्रांतिकारी जय हिंद। मैं डॉक्टर ओम सुधा, परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, आप देख रहे हैं किस तरह सरकार और उसकी तमाम एजेंसियां हमारे हक अधिकारों पर हमले कर रहे हैं। किस तरह आए दिन निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, किस तरह बैकलॉग के माध्यम से हमारी भर्तियों को भरा जा रहा है। आज़ादी के इतने साल हो गए जिसकी दुहाई सब देते हैं, क्या पर आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुजनों को उनके हक और अधिकार मिल पाए हैं? शायद नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए तो हमें लड़ने की जरूरत है। परिसंघ 1997 से अब तक आज तक आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। कोई भावनात्मक लड़ाई नहीं लड़ता, मुद्दों की बात करता है। और परिसंघ का एक ही नारा है, जाति तोड़ो, संगठित हो और भागीदारी के लिए संघर्ष करो। परिसंघ का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है और हम वर्तमान में भी संघर्ष कर रहे हैं। आप तमाम परिसंघ के पदाधिकारियों से अनुरोध है, मैं अपील करना चाहता हूं कि परिसंघ को मजबूत जब तक नहीं करेंगे, आप अपनी लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, लड़ाई खड़ी नहीं कर पाएंगे। परिसंघ ने इसके लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज सर ने 10 एजेंडा तय किया है। वो 10 एजेंडा मैं आपको बतलाना चाहता हूं और आप तमाम परिसंघ के माननीय सदस्यों और माननीय पदाधिकारियों से अपील है कि उस 10 एजेंडे पर आप लोग काम करें। वो जो 10 सूत्री एजेंडा है परिसंघ का, वो एजेंडा, पहला एजेंडा है हमारा मेंबरशिप यानी सदस्यता अभियान। आप अगर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं तो आप प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करें। अगर आप जिला स्तर के पदाधिकारी हैं तो जिला स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करें। आप ब्लॉक लेवल पर पदाधिकारी हैं तो ब्लॉक लेवल पर सदस्यता अभियान शुरू करें। अगर आप परिसंघ से जुड़े हुए हैं तो दूसरे लोगों को कन्विंस करें कि वो परिसंघ की सदस्यता लें, ताकि हम अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हम लोगों का एजेंडा है वो है, आज के दौर में आप समझिए साथियों, सोशल मीडिया पर सक्रियता। आज के दौर में, आज का जो दौर है यह सोशल मीडिया का दौर है।
और सोशल मीडिया, आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। ये जो अम्बेडकरवाद की जो मुहिम है, यह जो हमारा मिशन है, उसको हमें सोशल मीडिया पर तेज करना होगा। वैसे भी कोरोना पैंडेमिक की वजह से आप सड़कों पर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर सक्रिय होना होगा। आप ट्विटर पर सक्रिय होइए, फेसबुक पर सक्रिय होइए, व्हाट्सएप पर सक्रिय होइए, टेलीग्राम पर सक्रिय होइए, पब्लिक ऐप पर सक्रिय होइए, ये आपको करना पड़ेगा। जूम ऐप पर सक्रिय होइए। जूम एक महत्वपूर्ण जो है ऐप है, जिसके माध्यम से आप मीटिंग कर सकते हैं, आप मीटिंग करवा सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को एकजुट कर सकते हैं। सामान्य दिनों में भी सोशल मीडिया की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है और जूम ऐप का इस्तेमाल हमेशा किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर आप जितनी मजबूती से अपनी भूमिका बढ़ाएंगे, उतना तेज आप इस आंदोलन को आगे ले जा पाएंगे। हमारा परिसंघ का हर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, पब्लिक ऐप हो, हर जगह हमारा अकाउंट है। आप AI परिसंघ, ऑल इंडिया परिसंघ या परिसंघ, NSYF, DOM परिसंघ, ये आप डॉक्टर उदित राज, इस तरह आप हमारा ऐप भी है डॉक्टर उदित राज ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। आप या तो खुद लिखें, या आप नहीं लिख पा रहे हो तो हमारा लिखा हुआ शेयर करें, रीट्वीट करें, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर चलाएं, तमाम माध्यमों से, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक डॉक्टर उदित राज की लड़ाई नहीं है, यह देश के हर बहुजन की लड़ाई है। हम सबको उनका साथ देना पड़ेगा। दूसरा, ये जो तीसरा जो हमारा एजेंडा है वो है कि जो सामाजिक जीवन में जो अम्बेडकरवाद पे सक्रिय लोग हैं, उनका डाटा इकट्ठा करना, उनका नाम, शहर का नाम, जिला, तहसील, पूरा डिटेल एक्सेल सीट में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। जो हमारा चौथा एजेंडा है कि हर जिले से 4 से 5 महत्वपूर्ण लोगों का नाम, फोन नंबर और ट्विटर अकाउंट आप जरूर भेजें। ये आप करें ताकि हमारे पास अधिक से अधिक लोगों का डाटा आ सके और हम लोगों को जिम्मेदारियां दे सकें। और जो पांचवा है हमारा, ये है कि जो जिला लेवल पर जो संगठन है, जो संगठन के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वो ध्यान दें। जो जिला लेवल पे संगठन है और नीचे आपके लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे संगठन है, उसका पूरा ब्यौरा, संगठन का स्ट्रक्चर का ब्यौरा केंद्रीय कार्यालय को जरूर भेजें। और जो हमारा छठा है, वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुद्दा है जूम मीटिंग्स का आयोजन। मैक्सिमम जूम मीटिंग परिसंघ हर दिन 2-3 जूम मीटिंग्स करता है। या तो उसमें पार्टिसिपेट करें, या आप अपने जिले में, ब्लॉक में, प्रदेश में युवाओं की जूम मीटिंग, महिलाओं की जूम मीटिंग, कर्मचारियों की जूम मीटिंग आप करा सकते हैं। उसकी सूचना केंद्रीय कार्यालय को आप हमारे नंबर पर, ये जो नंबर नीचे चल रहा है, इस नंबर पर, जो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस नंबर पर आप सूचना दें। आपके लिए हम जूम मीटिंग यहाँ केंद्रीय कार्यालय से आयोजित करा देंगे। और जो हमारा 7वां एजेंडा है, वो है स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन करना। अब धीरे धीरे पेंडेमिक का माहौल खत्म हो रहा है। अलग अलग मुद्दों पर, खासतौर पे जब केंद्रीय कार्यालय से या राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ निर्देशित करें, तो उस मुद्दे पर आप स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन जरूर करें और स्थानीय मीडिया में कार्यक्रम के पहले और बाद उसकी सूचना जरूर दें। हमारा जो 8वां है, वो है कि लोगों को आप बताएं कि परिसंघ का इतिहास क्या है, परिसंघ क्या कर रहा है, परिसंघ का विजन क्या है, परिसंघ करना क्या चाहता है, क्यों परिसंघ बहुजनों के लिए जरूरी है, ये आपको बताना पड़ेगा। और जो हमारा परिसंघ का वेबसाइट है, ऑल इंडिया परिसंघ, उस पर लोग विजिट करके परिसंघ का इतिहास जान सकते हैं। आप हमसे PDF फाइल डाउनलोड करके परिसंघ का ले सकते हैं केंद्रीय कार्यालय से। और जो 9वां एजेंडा है, वो है संगठन बढ़ाने के लिए ईमानदारी, विचारधारा, अनुशासन और एक दूसरे के साथ सम्मान की भावना से काम करें। जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे आखिरी एजेंडा है साथियों, बिना आर्थिक मदद के, बिना फंड के, बिना डोनेशन के कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता है। समाज की लड़ाई समाज के पैसे से लड़ी जानी चाहिए, ऐसा परिसंघ मानता है।
क्योंकि आपकी लड़ाई के लिए अगर हमने किसी और से फंड लिया, इसका मतलब है कि हम आपकी लड़ाई को बेच देंगे, आपके विश्वास और ईमानदारी को हम बेचेंगे, तभी तो लड़ाई का खर्चा निकलेगा। परिसंघ का यह कभी मानना नहीं रहा है। परिसंघ का मानना है कि समाज की लड़ाई समाज के पैसे से लड़ी जानी चाहिए। आप अंशदान दीजिए, आप मदद करिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज को मदद करना पड़ेगा। समाज आगे आए, हमें फंड भेजें, और जो अकाउंट नंबर इस समय यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस अकाउंट नंबर पर आप फंड भेज सकते हैं। आप केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करें, आप इस तरह से भी मदद कर सकते हैं। साथियों याद रखिएगा, साथ एक उंगली कुछ नहीं कर सकती है जब तक मुट्ठी नहीं बनेगी, और मुट्ठी तभी बनेगी जब आप सब ताकत देंगे परिसंघ को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ताकत देंगे, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे, लड़ सकेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।